गुड मॉर्निंग बच्चों। 8th क्लास विज्ञान विषय में आपका तीसरा पार्ट चल रहा है बच्चों, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। बिल्कुल हमने हर एक चीज़ पढ़ ली है तीसरे पार्ट में कि क्या तो संश्लेषित रेशे हैं, कितने प्रकारों में इनको बांटा गया है, उनके गुणधर्म कैसे हैं, ठीक। और फिर उसके बाद प्लास्टिक के विषय में हमने पढ़ा कि प्लास्टिक भी संश्लेषित रेशों की तरह एक पॉलीमर है, एक बहुलक है। प्लास्टिक के क्या गुण हैं, काफ़ी अच्छे गुण, और बहुत बड़े स्केल या बड़े स्तर पर अनुप्रयोग भी पढ़े हमने इसके कि कहाँ कहाँ हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक उपयोग होता है, क्यों होता है, किन गुणों के कारण होता है। इसमें हमने प्लास्टिक के विलक्षण गुण भी पढ़ लिए। कल के वीडियो में जो लास्ट पिक थी उसको मैंने आज रिपीट किया आज की वीडियो में। वो ये है, देखिए कि क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में भी व्यापक उपयोग होता है, यानी जो मेडिकल लाइन है वहाँ भी व्यापक उपयोग होता है। स्वास्थ्य देखभाल कहाँ होता है, हॉस्पिटलों में होता है। तो वहाँ क्या क्या सामान बनता है इससे देखो। इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं, दवा की गोली या टिक्कियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने के लिए जो धागा, जैसे चोट लग जाती है, कट जाता है, तो डॉक्टर जो टाँके लगाता है तो वो धागा जो होता है, जिस धागे से लगाता है वो भी प्लास्टिक के ही होते हैं, ठीक है। सिरिंज यानी सुई, चिकित्सकों के दस्ताने यानी ग्लव्स, और विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र। अब माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए या भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि माइक्रोवेव की जो रेज या किरणें हैं वो भोजन को पका देती है ऊष्मा से, लेकिन इन प्लास्टिक पात्रों पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। और उसके बाद बताया था मैंने कि नॉन स्टिक बर्तनों के ऊपर जो काले रंग की परत होती है वो भी एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है, टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन की एक विशेषता है कि उसके ऊपर पानी और तेल दोनों ही नहीं चिपकते हैं, इसीलिए इनको खाना पकाने के बर्तनों के अंदर लेपा जाता है और नॉन स्टिक बनाया जाता है। नॉन स्टिक का मतलब नहीं चिपकने वाले बर्तन, ताकि भोजन जो है वो आसानी से पक जाए इजीली और चिपके नहीं इनके अंदर। तो ये बहुत सारे गुण थे प्लास्टिक के जो हमने पढ़े और इन गुणों के आधार पर उपयोग पढ़े। लेकिन अब आगे देखेंगे कि प्लास्टिक जो है वो इतना ज़्यादा हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, वो क्या सेफ़ है, क्या सुरक्षित है क्या हमारे लिए और पर्यावरण के लिए। तो देखिए, अग्नि से प्लास्टिक भी होता है, ये भी एक गुण है प्लास्टिक का, अग्नि को सहन कर सकता है, यानी जलता नहीं, आग नहीं पकड़ता है प्लास्टिक। बाकी सब संश्लेषित रेशे जो है वो आग पकड़ लेते हैं आसानी से और पिघल कर चिपक जाते हैं बॉडी पे, इसलिए दुर्घटना होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। लेकिन प्लास्टिक जो है वो अग्निरोधक है या अग्निसह है प्लास्टिक। और वो प्लास्टिक कौन सा है, विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है एक मेलामाइन। मेलामाइन जो है वो जो अग्नि निरोधक दस्ते के साथ या आग, फायर ब्रिगेड जो आपने नाम सुना है, उस गाड़ी के साथ जो लोग रहते हैं उनका काम यही होता है बच्चों, अचानक कहीं भी आग लग जाए तो उस आग को बुझाना। कई बार उनको अंदर जब लोग फंस जाते हैं कहीं पे तो उनको बचाने के लिए अंदर जाना पड़ता है, आग में कूदना पड़ता है। तो वो इस प्रकार की पोशाकें रखते हैं और बिल्कुल चमकीला लेप होता है ये चमकीला लेप मेलामाइन प्लास्टिक का है जो आग नहीं पकड़ता है। यानी इस सूट को पहनकर, मेलामाइन से बने सूट को आप पहन करके अंदर जा सकते हैं तो आप पे आग का असर नहीं होगा। तो इस प्रकार से अब आगे देखिए, प्लास्टिक और पर्यावरण, ये तो गुण हो गए, और प्लास्टिक पर्यावरण पे क्या प्रभाव डालता है वो हम देखेंगे अब इस टॉपिक में। जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता ही है ना। जो थैलियाँ हम लोग इकट्ठी करते हैं, बाज़ार से लेके आते हैं, उनको फेंकते ही हम लोग डस्टबिन में, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। प्रधान समस्या क्यों है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो जीवाणुओं द्वारा कई वर्षों तक या लंबे समय तक अपघटित नहीं होता है बच्चों। जस का तस प्रकृति में पड़ा रहेगा या धीरे धीरे अपघटित होगा तो उसके बहुत नुकसान है। पदार्थ जो प्राकृतिक क्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं। यहाँ आपकी दो डेफिनेशन, दो परिभाषाएं और आएगी, एक तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की आएगी और दूसरी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की आएगी। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वो होते हैं जैसे घरेलू गार्बेज या कचरा है, जैविक कचरा है, वो क्या होता है, धीरे धीरे जीवाणु या सूक्ष्म जीवों के द्वारा सड़ा गला दिया जाता है और खाद में बदल दिया जाता है, जिससे वो आसानी से निस्तारित हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, उसका निपटान हो जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे प्लास्टिक है, वो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा या फिर जीवाणुओं द्वारा या सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते, या अपघटित होते हैं तो बहुत धीरे धीरे होते हैं। और जब अपघटित होते भी हैं तो सूर्य की धूप से, हवा से ये कुछ रिएक्शंस करते हैं जिसके कारण विषैली गैसें उत्पन्न होती है। तो ये पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय या फिर अनअपघटित होने वाले पदार्थ हैं, ठीक है। सारणी 3.3 देखें, आओ देखें सारणी 3.3। देखो
इसके अंदर क्या दिया गया है, पहला है अपशिष्ट के प्रकार, यानी जो कचरा निकलेगा घरों से उसके प्रकार हैं। दूसरा अपहासित होने में लगने वाला समय, यानी ये अपघटित होगा, कितना टाइम लगेगा इसको पूरी तरह से निस्तारित होने में। और तीसरा है पदार्थ की प्रकृति, कैसा पदार्थ कहलाएगा। ये प्रश्नों में पूछे जाते हैं आपके कि जैव निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय पदार्थों को परिभाषित कीजिए, दो दो उदाहरण के साथ में ये प्रश्न बनता है आपका यहाँ से। तो देखो, पहला सब्जी और फलों के छिलके, तो 1 से 2 सप्ताह में सड़ जाते हैं ये या निस्तारित हो जाते हैं, और ये जैव निम्नीकरणीय है, यानी जीवाणु, बैक्टीरिया या सूक्ष्मजीवों के द्वारा इनको सड़ा दिया जाता है। फिर है बचा हुआ भोजन आदि भी क्या है, जैव निम्नीकरणीय है। फिर कागज, इसको लगते हैं 10 से 30 दिन निस्तारित होने में, और ये भी जैव निम्नीकरणीय है। सूती कपड़ा, इसको 2 से 5 माह यानी 2 से 5 महीने लगते हैं, और ये भी जैव निम्नीकरणीय है, यानी बायोडिग्रेडेबल है ये, ठीक है। लकड़ी 10 से 15 वर्ष, 10 से 15 सालों में लकड़ी बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है। लकड़ी को दीमक सूक्ष्मजीवों द्वारा बिल्कुल मिट्टी जैसा बना दिया जाता है, और ये भी निस्तारित हो जाती है, जैव निम्नीकरणीय है। टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से 500 वर्ष लगते हैं इनको, है ना, निम्नीकृत होने में, और जैव अनिम्नीकरणीय है, यानी बैक्टीरिया द्वारा इनका ह्रास नहीं किया जा सकता है बच्चों। फिर तीसरा है प्लास्टिक थैलियाँ। प्लास्टिक थैली मतलब कई वर्ष ले लेती है, अनलिमिटेड टाइम लेती है ये, और जैव अनिम्नीकरणीय है। तो जैव अनिम्नीकरणीय है तो इसका मतलब जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं हो रही है, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होती है। तो चलो आगे बढ़ें। क्योंकि प्लास्टिक जो है वो अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यानी इको फ्रेंडली नहीं है, ये हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, ना कि फ़ायदा। यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। पर्यावरण प्रदूषण होता ही है बच्चों इससे। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है, यानी ये पूरी तरह एक साथ नहीं जलता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित करके, धुआं और विषैली गैस दोनों उत्सर्जित करके पर्यावरण प्रदूषित करता है। तो ये हुआ हमारा पर्यावरण प्रदूषण किसके कारण, प्लास्टिक के कारण। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है ये देखो। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। देखो बच्चों, हम लोग सामान लाने के लिए घर से कपड़े का बना थैला नहीं ले जाते हैं, जबकि हमारे घर में बहुत सारे कपड़े वेस्टेज पड़े रहते हैं जिनसे थैले बनाए जा सकते हैं। चलिए, आपकी मम्मी को, दादी को, किसी को या आपको सिलाई नहीं आती है, थैले बनाने नहीं आते हैं, तो बाज़ार के अंदर बच्चों जूट के थैले मिलते हैं, कपड़े के थैले मिलते हैं बने बनाए। तो इससे क्या होता है कि हम लोग उनका उपयोग कर सकते हैं। अब उनका उपयोग करते नहीं हैं हम लोग, लाने के आलस्य के मारे ही हम लोग क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं और सीधे कोई भी चीज़ पॉलीथीन में पैक कराते हैं। अब आप एक दिन के अंदर सब्जियां हैं, कोई ज़रूरत का सामान है, आप देखिए कितनी जनसंख्या है, कितने थैलियां हम लोग ले आते हैं, और फिर वो वेस्ट है हमारे लिए, उनका पुनः उपयोग नहीं करते हम लोग, और फिर उनको कहाँ डस्टबिन या कचरे पात्र में फेंक देते हैं। वहाँ से प्रकृति में कितनी थैलियाँ इकट्ठी हो जाती है ना। तो अगर हम इसका उपयोग न करें या फिर कम से कम करें तो हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए, यानी अलग अलग डालिए। जो कचरा जीवाणु द्वारा निम्नीकृत हो जाता है उसको अलग ढेर में डालिए, और जो अनिम्नीकृत होता है उसको अलग रखिए, और अलग अलग इनका निस्तारण कीजिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। व्यवहार में लाने का मतलब क्या है, आपको अपनाना भी है, सोचना ही नहीं खाली अपनाइए। कुछ और तरीके भी सुझाए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थ के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। पुनः चक्रित कर लीजिए, आप बार बार यूज़ कर लीजिए उसको, ठीक है। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं, जो हीट से पिघल जाते हैं, जब हमारी बाल्टियाँ, डब्बे और कंटेनर्स, बॉटल्स टूट जाती हैं तो उनको वापस फैक्ट्री पहुंचा दिया जाता है, पिघला लिया जाता है और दोबारा नई चीज़ें बना दी जाती है, तो पुनर्चक्रित हो गया ये। जिन वस्तुओं का पुनर्चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनर्चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं, यानी जिससे ये नए रंगों में ढल जाते हैं। इससे पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है, ठीक है। तो एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हमें 5R सिद्धांत, 5R सिद्धांत को उपयोग में लेना चाहिए बेटा। ये 5R क्यों है, क्योंकि ये पाँचों ही उपयोगों की स्पेलिंग R से स्टार्ट होती है। तो चलो देखते हैं 5R कौन कौन से हैं। उपयोग कम करना। उपयोग कम करने का मतलब रिड्यूस करना, किसी चीज़ को कम करना, ठीक है।
फिर पुनः उपयोग करिए। जैसे आपके घर में बॉर्नवीटा का है और डिब्बे खाली हो गए, आप उनको धो लीजिए, उनका क्या बिगड़ता है, और फिर उसमें सूखी सामग्री या दाल वगैरह डाल सकते हो। तो ये हो गया आपका पुनः उपयोग, है ना, पुनः उपयोग यानी रीयूज़। फिर पुनः चक्रित करिए, जैसे टूटे फूटे सारी चीज़ें उनको फैक्ट्री में पहुंचाना, फिर उसके बाद उनको नए रूपों में ढाल देना पिघला कर, वो होगी आपकी रीसाइकिल करना। ठीक है, पुनः चक्रित करना। फिर पुनः प्राप्त करना, रिकवर्ड, और उपयोग ना करना यानी रिफ्यूज़। या तो आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ही उपयोग नहीं कर रहे, पुनः प्राप्त कर रहे हैं तो रिकवर कर रहे हैं आप, है ना, एक ही चीज़ से उसी से दोबारा नई चीज़ें प्राप्त हो रही है आपको। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी हो। ठीक है, क्या हो, पर्यावरण हितैषी हो। रिफ्यूज़ करना ही हितैषी है। अगर आप ना के बराबर यूज़ लोगे, बहुत ज़रूरी होने पे यूज़ लोगे, तो ही आप क्या कर पाओगे, पर्यावरण को बचा पाओगे। चलिए, अब क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहां पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही हों? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियां और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करता है ना, अथवा आमाशय में एक अस्तर बना देते हैं। ये खा जाती है ना थैलियाँ गायें कचरे में से, तो ये आमाशय में जा कर के उनके और एक अस्तर बना देते हैं और अंततः ये उनकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। तो देखो कितना पाप कमा रहे हैं हम लोग, है ना, कितना पाप लगता है हम लोगों को। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती है। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे? ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल ना के बराबर यूज़ लें, कचरा जो हो यथास्थान ही फेंकें। जगह जगह आपको पता है हमारे नगर निगम ने जो है वो कचरा पात्र लगा रखे हैं सार्वजनिक स्थलों पे, फिर भी हम लोग गंदगी फैलाते हैं। ये हमारी मूर्खता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार नागरिक जो होगा वो ऐसा नहीं करेगा। अपने देश और अपने देश को अपने देश के इन्वायरमेंट या पर्यावरण को बचाने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हो वो करें। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। अब रेशा विवेक, ये एक आपकी बुद्धिमानी कि किस तरह के रेशे आप उपयोग में लेते हो। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकें, है ना, क्योंकि जलाशयों में फेंकेंगे, उन्हीं जलाशयों का पानी आप तक आता होगा, ये मानते हो ना आप, तो वो वाटर कैसा होगा, कॉन्टामिनेटेड यानी संक्रमित और प्रदूषित होगा। खरीदारी के लिए जाते समय क्या करें? सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे को प्रयोग में लाइए। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने आपको बताया प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव पर्यावरण के ऊपर। इन सबको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है बच्चों, और प्लास्टिक के क्या क्या हानिकारक प्रभाव हैं, हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं, 5R सिद्धांत या पद्धति क्या है, ये सब आपको आज यहाँ से आपकी कॉपी में करना है और आपका पाठ पूरा हो गया है। तीसरा लेसन ये